पब्लिक फाइनेंस चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तीनों 10-10 नंबर के आते हैं। ठीक है, 1 से 5 45 नंबर के ऑलमोस्ट। छठा वाला 15 नंबर का, 45 और 15 60। और बाकी सारे 10-10-10-10-10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो है इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मतलब कौन कौन नॉन इको है, पहली बार जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का मतलब थ्योरी टॉपिक होता है। इजी वाली थ्योरी होती है कि हमारे पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था, राजा महाराजा जमींदार सिस्टम चलता करते थे, क्या सिस्टम चलता था पहले के टाइम पे, फिर अंग्रेज आए, हिस्ट्री वगैरह मतलब समझ गए, वैसा पढ़ाया जाता है। वो एक पूरा मैंने 4 घंटे की वीडियोस है टोटल, 6 लेक्चर है वो, 6 लेक्चर कह लो या 4 वीडियो कह लो, नहीं 4 घंटे कह लो या 6 लेक्चर है वो, 4 घंटे के हैं टोटल, 4 साढ़े 4 घंटे के, और वो प्योरली थ्योरी है। ठीक है, वो आप अपना आईसीआई मॉड्यूल लेके बैठो कभी भी रोज रात को, मैं बता दूंगा आपको, एक एक वीडियो 4 दिन में खत्म कर सकते हैं वो अपन। बस नॉर्मल ऐसे हिस्ट्री टाइप हो, वो वैसा चैप्टर है, पूरे 10 नंबर आने चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसमें, क्योंकि उसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। समझ रहे हो, जो बच्चा मतलब उस चैप्टर में नंबर कटा देना तो मतलब भाई वो बिल्कुल बेवकूफ है। मतलब आप ये सोचो, डिमांड भी डिफिकल्ट होता होगा, वो इजी होता है, वो इजी चैप्टर है, डिमांड डिफिकल्ट होता होगा, मैं कह रहा हूँ उसके सामने तो वो इतना इजी चैप्टर है। लेकिन क्या है, उतना पेन नहीं लेना चाहता कोई कि बोले यार मैं क्यों देखूं वीडियो, फिर मत देखो, फिर वो 10 नंबर गए इजी वाले, बहुत इजी नंबर है वो, 10 के 10 आने चाहिए उसमें। समझ गए, 1 से लेके 6 तक कितने हो गए, 60 नंबर, लास्ट वाले के हो गए 10 नंबर। अब बचे 7, 8, 9। 7th चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इजी चैप्टर है, इसमें भी फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने चाहिए। तो पूरे नंबर चाहिए भैया, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो सोच ही कम रहा है ना, इस बार अभी भी जो रिजल्ट आ गया है, वही बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ है जो चैप्टर ही छोड़ के जाता है। अब भैया आप पहले ही हथियार डाल के जा रहे हो, तो फिर तो आप क्या बात कर रहे हो कि भाई और मैंने तो बहुत करी थी, घंटा मेहनत करी थी, फिर आपने जब चैप्टर ही छोड़ के गए थे तो चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं, एक एक नहीं, दो दो तीन दिन। सीए यार कोई मजाक थोड़ी है, करियर बन रहा है। आप भाई साहब मतलब उसी में मजाक कर रहे हो कि बोला नहीं यार चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं ना उन्हीं की लंका लग रही है सिर्फ, जो पूरा कर रहे हैं। इंटर में भी बता रहा हूँ आपको, मैं इंटरमीडिएट का भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों पढ़ाता हूँ, मुझे पता है जिन बच्चों का रिजल्ट खराब आता है उनका कारण यही है कि यही चैप्टर ही छोड़ के जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, चैप्टर नहीं छोड़ने कोई भी, वो चैप्टर तो स्कोरिंग और है, मैं तो आपको इजी टू लेवल बता रहा हूँ, इजी टू डिफिकल्ट लेवल है। 1 to 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स 45 नंबर डन करो, उसको खत्म करो, उसको आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर की नेशनल इनकम की दोनों यूनिट्स मिला के 15, बहुत बढ़िया मामला है, 15 नंबर आराम से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले चैप्टर उठाओ, पहले सीधे 10 नंबर। ठीक है, उसको एक बार करने से नहीं होगा, मैं पहले बता दूं, तो वो अभी एक बार करेंगे, अब अगला वीक आएगा ना, उसमें एक बार करेंगे, फिर एक और बार कर लेंगे। ठीक है, तो 2 बार 3 बार करने से वो 10 नंबर पक्के होते हैं। ठीक है, फिर अपन इनको उठाएंगे, 7 चैप्टर इजी है, 8 चैप्टर मतलब इजी सब है। आप लेकिन क्या है, प्रायोरिटी तो ये रखो पहले जो मैं बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे समझ में आ गई मेरी बात। कोई का बाप फेल कर देना भाई साहब, कोई बच्चा अगर सब कुछ करके जा रहा है, कोई का बाप ही फेल नहीं कर सकता आपको, कैसे कर देगा कोई, आप लेकिन तैयारी छोड़ के जा रहे हो, फिर तो आप गलती कर रहे हो। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने आते आ सकते हैं आराम से, बात यह है कि हम वो पूरा लोड ले उस चीज को करने का। ठीक है, चलो, हाँ भाई, सो पब्लिक फाइनेंस अपने स्टार्ट किया था, पहली वाली यूनिट के 2 वीडियोस परसों दे दिए थे, एक कल दे दिया था। अगर नहीं किया हो, मैं फिर बोल रहा हूं, आज खत्म कर लेना, नहीं तो फिर भगवान ऊपर से देख रहा है, भैया मैंने तो अपना काम किया, ढंग से बताया आपको, लेकिन आप ही फॉलो ही नहीं करना चाह रहे, फिर वो प्लान खत्म कर लेना आज, अगर नहीं किया हो तो वो पेंडिंग रह गया ना, तो रही रहेगा।
समझ में आ गया? पब्लिक फाइनेंस की पहली यूनिट, तीसरी अपने चालू करी बजट वाली, बजट वाली पे आते हैं भाई साहब, फिर चौथी वाली करेंगे। देखो कल अपन ने ये पहली जो बजट वाली यूनिट है वो स्टार्ट करी थी। बजट के अंदर गवर्नमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? कहां से पैसा आएगा और कहां से पैसा जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा सब लोग। अच्छा एक और बात, मेरे को कल गाड़ी में जा रहा था तब रास्ते में याद है, आपको बताया होगा बजट एक साल के लिए बनता है, मतलब स्कूल वगैरह में एक साल के लिए बनता है, एक साल के लिए नहीं बनता है, 2 साल के लिए बनता है। समझ में आ गया? बजट हमेशा 2 साल के लिए बनता है, इस साल के लिए और उसके आगे वाले के लिए भी बनता है, एक रफ ड्राफ्ट बनता है, समझ गए? तो वो बजट बनता ही बनता है 2 साल के लिए बनते हैं। चलो, तो कल हमने स्टार्ट किया था बजट। बजट क्या होता है? इट इज अ पावरफुल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा, ठीक है? बजट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कल बताया था मैंने। बैलेंस बजट, बैलेंस का मतलब दोनों बराबर है। और सरप्लस बजट क्या होता है? जब रेवेन्यू हो ज्यादा और खर्चा करे गवर्नमेंट कम, तो मतलब पैसा बच रहा है, सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट कब होता है? जब बजट डेफिसिट के अंदर आता है, मतलब बजट में घाटा हो रहा है। कब? जब खर्चे हो ज्यादा और रेवेन्यू हो कम, ठीक है? उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कल पढ़ लिया था। रेवेन्यू रिसिप्ट भी पढ़ ली थी क्या कल? पूरे ऐसे पढ़ ली थी, याद करो, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कल बताया था मैंने। ये वो खर्चे हैं जिनको करने से ना तो हमारा कोई, ये ना तो हमारी कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना हमारी कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, ये तो बस जा रहे हैं पैसे। समझ गए मेरी बात? सो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो नॉर्मल डे टू डे काम करने में ये पैसा खर्च होता है सर, महीने का। इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार को ब्याज भरना होता है, कर्जे ले रखे हैं, जब कर्जे लेती है तो फिर ब्याज भी तो देना होता है। और ब्याज कौन सा खर्चा होता है? कभी कभार देना होता है या रो हर महीने? ब्याज तो रेगुलर खर्चा है ना सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? ऐसे ही गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो रेगुलर लेवल पर गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ती है? ग्रांट्स देनी पड़ती है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बड़ा खर्चा, जिसको करने से क्या होता है? या तो कोई एसेट क्रिएट हुई हमारी, या हमने कोई पुराने हमारे डेट्स का पेमेंट कर दिया। क्लियर है क्या? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ द एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, या हमने कोई कर्जा चुका दिया अपने। समझ गए मेरी बात? तो या तो आपने मान लो जैसे गवर्नमेंट ने कोई लैंड बिल्डिंग बनाई, ठीक है, या कोई पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया पुराने डेट का, आईएमएफ को चुका दिए 22,000 करोड़, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो कल अपने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, है ना? आप ढंग से देखना, फॉर्मूले को ढंग से समझेंगे सब लोग, न्यूमेरिकल इसमें से गारंटी आएगा। गारंटी मतलब आएगा ही आएगा। तो इसका न्यूमेरिकल नहीं देगा तो किसका देगा? इस पूरी यूनिट में न्यूमेरिकल इसी में ही आ रहा है सर, समझ गए? पूरे चैप्टर में 7 में न्यूमेरिकल जो है वो यही है, देगा ही ना, और इजी न्यूमेरिकल देता है। रेवेन्यू डेफिसिट, देखो भाई, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू वाले में घाटा हुआ, रेवेन्यू वाला सिस्टम, तो रेवेन्यू ही खर्चे लेंगे और रेवेन्यू ही इनकम लेंगे, समझ गए? सो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, अगर उससे ज्यादा गवर्नमेंट के रेवेन्यू वाले खर्चे हैं, अरे मतलब इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू इनकम है उससे ज्यादा गवर्नमेंट के रेवेन्यू वाले अगर खर्चे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं? रेवेन्यू में डेफिसिट हो रहा है, मतलब करंट वाले में डेफिसिट हो रहा है, मेरी करंट कमाई है कम, करंट खर्चे हैं ज्यादा। समझ गए मेरी बात? चलो, सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू इनकम, ठीक? अब एक टर्म है फिस्कल डेफिसिट, टोटल। अच्छा सर, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, है ना? इसमें सिर्फ कौन से खर्चे ले रहे हैं हम? रेवेन्यू वाले। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा है? रेवेन्यू इनकम से, रेवेन्यू रिसिप्ट से। ऐसे ही कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किससे ज्यादा है? गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट से। तो बोले सर दोनों को जोड़ के क्या आता है? फिर दोनों को जोड़ लो, क्या आता है? टोटल डेफिसिट। गवर्नमेंट का जो टोटल डेफिसिट होता है उसको टोटल डेफिसिट नहीं बोलते, उसकी जगह शब्द यूज करते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं भाई? टोटल डेफिसिट मतलब सारा, टोटल मिला के। जैसे समझना चाहो तो देखो, ऐसे समझो, कल बताया था मैंने आपको, याद करो फॉर्मूले भी, कुछ फॉर्मूले तो
देखो इधर, गवर्नमेंट की कमाई कितनी होती है बताओ? बजट के अंदर दो चीजें होती है, कौन कौन सी? पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से जाएंगे? तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, खर्चे, और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, है ना? कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से आते हैं बताओ? सर दो सोर्सेज होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी दो बताए थे कल मैंने, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे कौन से होते हैं? सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? अब सुनो, अगर रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है सिर्फ रेवेन्यू के खर्चे ले रहे हैं और रेवेन्यू की इनकम। तो गवर्नमेंट की अगर रेवेन्यू की जो इनकम है वो उससे कम है, खर्चे हैं ज्यादा, ठीक है, और इनकम है कम, तो सर ये तो डेफिसिट हो गया। करेक्ट है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं भैया? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अच्छा याद है अकाउंट्स के अंदर भी अपन एक वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई ऑल द रेवेन्यूज ऑफ द ऑल द करंट रेवेन्यूज शुड बी मैच्ड विद द करंट एक्सपेंडिचर। सारे जो हमारे करंट वाले खर्चे हैं उसको किससे मैचिंग करानी चाहिए? हमारी करंट इनकम से। तो करंट के खर्चे किससे बढ़ने चाहिए? करंट की इनकम से। बात समझ में आ गई? और बड़े खर्चे किससे करने चाहिए? जो हमारी एक्यूमुलेटेड इनकम है, प्रॉफिट्स है, पास्ट सेविंग्स है, उससे। तो करंट वाले खर्चे हमेशा कहां से बढ़ने चाहिए? करंट उससे ना, वही चीज कर रहे हैं। तो करंट वाले खर्चे करंट इनकम से बढ़ने चाहिए, लेकिन सर गवर्नमेंट के तो भर ही नहीं पाते, कम पड़ता है पैसा हमेशा। तो गवर्नमेंट के जो करंट के खर्चे हैं वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? करंट की इनकम से। समझ में आ गया मेरी बात? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, पैसा ही कम पड़ता है इन बेचारों के पास। समझ गए? मान लो गवर्नमेंट के जो करंट खर्चे हैं, खर्चे तो हैं 150 करोड़, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू की इनकम है मान लो 100 करोड़। समझ गए? रेवेन्यू कमाई कितनी हो रही है? रेगुलर वाली वो हो रही है मान लो 100 करोड़। तो बताओ कितने कम पड़ रहे हैं? 50 करोड़ तो यही कम पड़ जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब जब रेवेन्यू वाली ले रहे हैं तो फिर कैपिटल वाली भी ले लो, क्या दिक्कत है? कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं उसको। पूछते नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है ना। कैपिटल डेफिसिट मतलब कैपिटल, बड़े जो खर्चे हैं वो हमारी कमाई से कम है। सो व्हेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स याद है, दो होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी होती है? दो। ठीक है, मतलब हमारी जो कभी कभार जो इनकम आती है गवर्नमेंट की वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक डेट रिसिप्ट्स, जो डेट लेते हैं हम, और एक सेल करके एसेट्स वगैरह बेच के जो पैसा आता है, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ड्यू टू सेल ऑफ एसेट्स। कल बताया था ना कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। दोज रिसिप्ट्स, वो कहां से आ रहा है पैसा? या तो कोई एसेट बेची गवर्नमेंट ने, या लोन लिया है, बोरो किया है, दो ही तो होती है सर। तो या तो कोई एसेट बेची या बोरो किया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो आप बोरो कर रहे हो क्या वो आपका पैसा है? नहीं ना, उसको तो आपको रिसिप्ट मानना नहीं चाहिए। तो कैपिटल रिसिप्ट में हमको सिर्फ क्या लेना कैपिटल रिसिप्ट में हमको सिर्फ क्या लेना चाहिए? सिर्फ ये वाली इनकम, वो वाली नहीं लेनी चाहिए। डेट रिसिप्ट नहीं लेनी चाहिए, बोरोइंग्स नहीं लेनी चाहिए, उसके अलावा जो हमारी इनकम है वही तो है हमारी। समझ गए? जैसे मान लो मैं कहूं कि मैंने इस साल है ना 2 करोड़ का तो लोन ले लिया और 1 करोड़ कमाया, तो टोटल कमाया कितना? 3 करोड़। ऐसे बोलना चाहिए क्या? अच्छा लगता है कैसे? 2 करोड़ तो बोरो किया है ना सर। समझ में आ गई मेरी बात? बोरोइंग की तो कोई लिमिट ही नहीं, मैं तो और बोरो कर सकता हूँ, पैसे तो इनकम और बढ़ जाएगी, कोई इनकम थोड़ी है। समझ में आई मेरी बात? तो उसको नहीं बोलना चाहिए। सो कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। कौन सी वाली? बोरोइंग्स के अलावा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब ये वाली। कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, अरे बोलो, बोरोइंग के अलावा जो होती है ना उसको हम अपना पैसा मान सकते हैं। क्लियर है क्या किसी बात? पक्का? मान लो तो ये हो गया कैपिटल डेफिसिट। कैसे निकालते हैं ये? कैपिटल रिसिप्ट मान लो हुई गवर्नमेंट की। कैपिटल में बड़े वाले खर्चे कितने हुए गवर्नमेंट ने? मान लो गवर्नमेंट ने खर्चे करे 1000 करोड़, और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है कैपिटल रिसिप्ट से, बोरिंग्स के अलावा, बोरिंग्स के अलावा वो सिर्फ कितनी है भाई साहब? 700 करोड़। तो बताओ जरा कितना कम पड़ रहा है पैसा? फिर से हमेशा कम ही पड़ता है, भारत के अंदर बता रहा हूं मैं। 300 करोड़ ये होता है कैपिटल डेफिसिट। अच्छा बेटा, ये अभी मैंने क्या लिया? पहले रेवेन्यू वाला,
उसके परिवार को अलग कर दिया, फिर कैपिटल कैपिटल वाला उसके परिवार को अलग कर दिया। अब सर टोटल ले लो, टोटल सात दोनों खर्चे मिला के, तो ये पूरा ले लो और पूरी इनकम ले लो, तो उससे जो डेफिसिट आएगा टोटल टोटल वाले को ले लो, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। टोटल वाले डेफिसिट को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा? खर्चे दोनों ये और कमाई दोनों ये, लेकिन क्या नहीं जोड़ोगे? बोरोइंग। उसको अपनी इनकम मत बोलो ना। सो बोलो मेरे साथ, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? जो हमारे देश में होता है क्या? हमारी जो गवर्नमेंट के टोटल खर्चे हैं, टोटल दोनों मिला के, रेवेन्यू कैपिटल दोनों मिला के भाई, रेवेन्यू कैपिटल दोनों मिला के, वो ज्यादा होते हैं जब किससे? हमारे तो होते ही है टोटल कमाई से, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना। सो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ गया प्लस कैपिटल रिसिप्ट भी आ गया, एक्सक्लूडिंग, बोलना पड़ रहा है बार बार अपने को कि भाई बोरोइंग नहीं है। अरे समझ गए क्या बेटा? ठीक है, ये होता है। सो जब सरकार की जो टोटल खर्चे हैं वो उसकी टोटल कमाई से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं? वो जो घाटा कम पड़ रहा है उसको, पैसे जो कम पड़ रहे हैं उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अगर अपने ही एग्जांपल में मैं ले लूं तो बताओ जरा, रेवेन्यू खर्चे कितने थे? रेवेन्यू खर्चे 150, कैपिटल वाले खर्चे 1000, तो बताओ टोटल खर्चे कितने हुए? 1150। 1150 लिख दो, 1150 माइनस टोटल रिसिप्ट बताओ जरा कितनी है? रेवेन्यू से हुई 100 करोड़, इससे हुई 800, तो कितना हो गया? सुनना, गवर्नमेंट की कमाई की बात चल रही है इधर, तो 100 करोड़ तो हुई टैक्स वगैरह से, और 700 करोड़ हुई असेट बेच के, और मैं कह रहा हूं सुनो, है ना। अब इसमें भी कुछ हुई, अब वो भी अभी ले लेंगे पर, तो टोटल कितनी कमाई हुई? 700 और 100 कितनी होती है? 800। तो ये लो सर 800, तो बताओ कितना कम पड़ रहा है? हम कितना पड़ा? ये हो गया 350। 350, तो एक बार बताओ सर, 350 कम पड़ रहे हैं। ये होता है हमारा रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट। टोटल डेफिसिट कितने का हुआ? 350 करोड़ रुपए कम पड़े। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट ये 350 रुपए करोड़ जो सर एक्चुअली में पढ़ते हैं हमारे देश में कम, हर साल ही पढ़ते हैं, तो बोलो सर फिर कहां से लाती है पैसा? वो जब खर्चे कर रहे हैं, ज्यादा कमाई हो रही, कम तो लाती कहां से? कहीं से तो लाती होगी, कहां से करेगी? बोरोइंग्स। क्या कर लेती है? जो भी कम पड़ता है बोरो कर लो। उधार मतलब देखो, आज अपन आम आदमी के लिए तो दिक्कत है, कितना ही उधार ले सकते, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी कम पड़ता है, मस्त आदमी है, मस्त जीवन में इनका बढ़िया जीवन चल रहा है, पैसे लेते रहो, चुकाने की क्या जरूरत? ले वो रहे, चुका कौन रहा है? जनता। फैक्ट है। आज आज अपन लोन लेते हैं तो अपने सर पे बंदूक लग जाती है, बोला जब तक चुकाओगे नहीं भाई साहब मर भी नहीं सकता आदमी, सही है। लेकिन सरकार पे, पुरानी सरकारों के कर्जे पड़े हुए हैं अभी तक। क्या बात कर रहे हो आप? कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि बोलो यार वो तो वो वाला कर्जा तो सोनिया गांधी और वो लेके गए थे, मान लो उनकी सरकार ने लिए थे, चुकाते हैं सभी, अभी तक चुक रहे हो? नहीं चुके, अभी तक भी नहीं चुके, ब्याज चल रहे हैं दमादम। गवर्नमेंट के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब भी कम पड़ता है उधार ले लेते हैं। कम पड़ रहा है, क्या करेगी गवर्नमेंट? बोरो कर लेगी। क्या कर लेगी? बोरो। 350 करोड़ बोरो कर लेगी। तो याद रखना बेटा, फिस्कल डेफिसिट की भरपाई, जो भी कमी पड़ती है पैसों की, उससे गवर्नमेंट क्या कर लेती है? क्या कर लेती है? बोरो कर लेती है। क्या कर लेती है? बोरो। तो फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स। तो असली में पता है ये जो बोरोइंग्स होती है ये वही तो होती है, तो कभी कम पड़ेगा ही नहीं पैसा। नॉर्मली ऐसे देख, अगर इसको मैं जोड़ लूं तो बोरो कितना किया बोलो? 350। ये होती है बोरोइंग्स। क्यों हटाते हैं पता है? क्योंकि ये तो हम कभी भी ऑप्शन अवेलेबल है ही ना, जो कम पड़ेगा बोरो कर लेंगे। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है फिर तो कभी कम पड़ेगा ही नहीं ना सर, इसलिए हम उसको लेते नहीं, वो हमारी इनकम नहीं है, वो तो बोरो कर रहे हैं। तन में आ गई मेरी बात? तो ये होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट। अब सुनो, फिस्कल डेफिसिट कम पड़ रहा था 350, तुम्हारे पास सरकार क्या कर लेगी? इसको बोरो कर लेगी। बात तो सुनना, अब ऐसे ही पिछली सरकारें बोरो कर रही है दमादम, करा हुआ है, घाटे में चल रहा है, बोरो कर लेती है दमादम। अब उसके ऊपर ब्याज जो है वो तो जाता है ना सर। अब एक बात बताओ, मान लो मेरा एक दोस्त है, वो भी ऐसे बोरो कर लेता है, ठीक है, और मेरे को बोल रहा है इस साल, बोले यार मेरा ना 5 करोड़ का कर्जा है कर्जा। मैंने कहा यार तेरा ऐसे ही चलता रहता है हमेशा। बोले यार, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सही सही बता तेरा कर्जा कितने का है? बोले 5 करोड़ का। मैंने कहा मुझे पुराने वाले मत बता, तू इस साल का बता।
बोले पुराने वाले का देख ब्याज ही जा रहा है 2 करोड़, तो इस साल का कितना हुआ? असली में कर्जा कितने का हुआ भाई? वो पुराने वालों के ब्याज हटा दो, उसके पूर्वजों के चुका रहा है घाटे, तो मान लो उसको अगर ब्याजों को हटा दें तो कितना एक्चुअल घाटा कितना बचा? 3 करोड़। इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। तो कभी भी किसी से पूछो कि यार प्राइमरी डेफिसिट कितना है, इसका मतलब आप उससे क्या पूछ रहे हो? ब्याज के अलावा बता हमको कितना है। समझ गए? क्योंकि ब्याज तो चलते रहते हैं पुराने। अरे समझ गए मेरी बात? तो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट का भी एक अलग दूसरा तरीका है उसका। प्राइमरी डेफिसिट मतलब मेन डेफिसिट बता, मेन कर्जा, ब्याज छोड़ के मत बता मेरे को। समझ में आई क्या? क्योंकि तेरे तो पुराने को ब्याज चल रहे हैं, हम उससे हमको क्या लेने देना। हमको तो ये बताओ कि सिर्फ इस बार का डेफिसिट कितना। समझ रहे हो? आज अगर भारत सरकार है, भारत सरकार, अब सुनना, मोदी जी भी क्या करेंगे, तुमको बोलेंगे, बोला अरे इतना इतना फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, बोला इसमें अरे ये तो टोटल है, पुराने वालों का भी पड़ा हुआ है, फैक्ट है, वो तो बच जाएंगे अपनी जिम्मेदारी से। एक्चुअली उनकी वजह से कितना घाटा हुआ, तो वो तो बच जाते हैं। ऐसे बोले यार पुराने वालों का भी तो चल रहा है, तुम उनको बोलो मोदी जी हमें ना बनाओ भूतिया, क्या करो, हमें दो ब्याज हटा के बताओ पुराने वालों का, सिर्फ इस बार का कितना में आपका मेन डेफिसिट बताओ, ब्याज हटाओ, ब्याज हटा के बताओ, पुराने वाले को मत जोड़ो, समझ में आया? और रियल अमाउंट बताओ कि कितना हुआ, तब वो बताएंगे प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ। समझ में आई मेरी बात? सो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? टोटल डेफिसिट में से क्या हटा दो? ब्याज। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है सर? टोटल वाला जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं? बोलो ना, क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसमें से गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो मान लो मोदी जी बोल रहे हैं, बोले यार 350 करोड़ घाटा हो गया, पता है क्या, पुराने वालों की वजह से चल रहा है ये और वो। मैंने बोला ब्याज हटा के बताओ, मतलब 50 करोड़ का तो ब्याज है, तो असली में घाटा कितने का है सर? 300 करोड़। समझ में आ गई मेरी बात? हमें मोदी जी बहका रहे थे, बोला 350 करोड़, सर सब उन्हीं का ही है, पिछले वाले का, हमारा कुछ नहीं है। अरे कैसे नहीं है? 300 करोड़ तो तुम्हारा है, पुराने वाले को तो ब्याज हटा दिया ना हमने। व्हाट इज द मेन डेफिसिट टुडे? जो ब्याज के अलावा है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो फॉर्मूले समझ में आ गए सभी को? न्यूमेरिकल आता है भैया, इजी वाला न्यूमेरिकल आता है, सब कुछ गिवन होता है, बस निकालना होता है। क्लियर है क्या फॉर्मूले सभी को? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, सब समझ में आ गया? पक्का? फिस्कल डेफिसिट जब कम पड़ता है, जब भी हमारे टोटल बजट में घाटा पड़ता है तो क्या करते हैं? बोरो कर लेते हैं। सबसे हमारा तो वही ऑप्शन है, मांगते हैं हम, तो मांग लेते हैं दूसरे देशों से। चुकाना, बोले वो क्या होता है? अगले वाले प्रधानमंत्री चुकाएंगे, वो कहां से चुकाएंगे? ये सब कहां से चुकाते हैं? हमारे हमसे ही चुकाएंगे भाई, चुकाएंगे एक्चुअली अपन, वो थोड़ी चुकाते हैं। वो चुकाते क्या खुद की, उनकी इनकम से कट के जाता है क्या? जनता चुकाती है, जनता पे है वो भार, जनता पे पड़ता है प्रेशर। समझ में आ गया सभी को? ये हो गए इसके फॉर्मूले। ठीक है, एक बार फोटो ले लो एक बार इसकी, अपन आगे बढ़ जाए। यही तो है, सरकारें जब भी कम पड़ता है और उगड़ लेती है, चुकाते हैं हम लोग हैं। हो गया? हो गया क्या? न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कंफर्म लिख लेना, जहां लिखते हो आप कंफर्म आता है। चलो वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे, फिर से आ जाओ अपने टॉपिक पे। ये सब लिखे हुए हैं, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? देखो भाई थोड़ा सा यहां से पढ़ते हैं। बजट कौन बनाता है हमारे देश में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, एमओएफ मतलब, अरे बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ, अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आया या इसमें नहीं मिले आपको तो बुक रेफर कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, बुक में वो टॉपिक निकाल लेना, मिल जाएगा, नहीं तो 90% तो मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है सरकार की, वो और नीति आयोग कंसल्ट करता है उसको, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, मतलब
इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बनाता यही है विद द कंसल्टेशन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग कंसल्टेशन लिख लो, कंसल्टेशन, ठीक है सर। चलो अब सुनना, गवर्नमेंट की जो बजट डिवीजन है जिसका जिम्मेदारी होता है बजट वगैरह का ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो बजट का डिवीजन है ना, इसको जिम्मेदारी देते हैं, बोले तुमको देखना है सारा काम। तो वो क्या करता है, पहले बजट बनने से पहले क्या होता है, सुनना अच्छे से, बजट बनने से पहले बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, एक सर्कुलर नोटिस दिया जाता है, सारे राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को भेजा जाता है फॉर द सजेशन एंड हर गवर्नमेंट को भेजा जाता है। और हर जो जैसे राज्य सरकारें हैं तो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह के पास जाता है, और चीफ मिनिस्टर्स वगैरह कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनमें समझ है, कई इकोनॉमिस्ट जिनमें समझ है, तो उनको बुलाया जाता है राजभवन के अंदर बकायदा, और दे डू डिस्कशंस ऑन दीज टॉपिक्स। समझ में आई मेरी बात? एंड ये सारे राज्यों में चलता है। बजट बनानी है, अभी तो चालू ही नहीं हुआ। बजट डिवीजन ने क्या भेजा, बोला एक नोटिस कि हमको बजट बनाना है, सेंड योर रिकमेंडेशंस। आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आपके राज्य की क्या रिकमेंडेशन, आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या डिमांड्स है, ठीक है, तो आपकी रिकमेंडेशन भेजो आप। तो ऐसे हर राज्य के अंदर सारे जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको ये सर्कुलर नोटिस जाता है, वो मीटिंग कंडक्ट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट और भी कई एक्सपर्ट्स को बुलाता है, क्योंकि उनको ज्ञान थोड़ा ज्यादा होता है, समझ गए। तो ऐसे डिस्कशंस होते हैं, आई बीन देयर ट्वाइस इन माय लाइफ टिल नाउ। सो वो डिस्कशंस के अंदर जाते हैं और आराम से वही बातचीत मामूल अपन जैसे चाय कॉफी, अरे वो चाय कॉफी बातें होती है कि थोड़ा बहुत 2-3 घंटे, 2-3 घंटे का विद डिनर विनर सब कुछ मिला के सो डिस्कशंस होते हैं। फिर ये जो राज्य हैं ये अपना क्या भेजते हैं, रिकमेंडेशंस भेजते हैं। रिकमेंडेशंस मतलब कि इनको अगर कुछ चाहिए, इनकी कोई सजेशन है या क्या है, तो ये उसको भेजते हैं, अपने एडवाइस जो भी इन्होंने वो है उसको वापस भेजते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो बजट बनेगा, सजेशंस वगैरह भेज दिए, देन बजट बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो सजेशंस को ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए वो, और उसके साथ साथ और कौन कौन किस किस को भेजते हैं पता है, ये जो सजेशंस के लिए लेटर भेजते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, सबको भेजा जाता है, समझ गए। एग्रीकल्चरल यूनियन से उनको भी भेजा जाता है सुझावों के लिए कि भाई आपका क्या सुझाव है, बजट में क्या होना चाहिए, आपके आपके क्या नीड्स है, कोई बदलाव चाहिए या क्या है, वो सुझाव मांगे जाते हैं। फिर उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक बजट ड्राफ्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है भाई। अब सुनना, तो फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर के आती है, जो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसे वो पूरे उसके मिनिस्ट्री के साथ वो उसको प्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। और ये पास हो जाना चाहिए कब तक, बजट हमेशा जो हमारा फिस्कल ईयर चालू होता है उससे पहले वो पास हो कराने की जिम्मेदारी होती है किसकी, पार्लियामेंट, जो लोकसभा है उसके अंदर वो पास हो जाना चाहिए। कब, साल कब चालू होता है, 1 अप्रैल, उससे पहले वो पास हो जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो आप देखो ना कब प्रेजेंट किया जाता है, मैंने कहा था 1 फरवरी को आता है नॉर्मली, तो फरवरी के अंदर क्यों लाया जा रहा है, फरवरी से लेके देखो मार्च में कितने दिन हो गए, अप्रैल में कितने दिन आ गए, 60 दिन आ गए ना भाई लगभग। फरवरी, अच्छा फरवरी पूरा मिला लो, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो लगभग पूरे 50-60 दिन तो रहते ही हैं उसको पास कराने के लिए, इसलिए सही समय पे उसको फरवरी में ही लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि वो सही समय पे पास होना जरूरी है। सो ये सब याद रखिएगा, ये सब पढ़ना है अपने को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको फिर प्रेजेंट करता है बजट को लोकसभा में, ठीक है। अब सुनना, बजट, एक्चुअल जो बजट है वो देने से पहले एक बजटेड स्पीच देनी होती है, बजट स्पीच बनती है। स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई भाषण भाषण देगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बजट स्पीच मतलब एक क्या है, एक प्रोसेस है। उस स्पीच के अंदर 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ढंग से सुनना, ये सब इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, ठीक है ना। तो वैसा समय है कि कुछ भी मैं फालतू बोलूं, और ना वैसा टाइम है, और मैं वैसे भी नॉर्मली नहीं बोलता, एक्स्ट्रा उतना ही बढ़ा रहा हूं जितना जरूरी है, समझ गए। सो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बात। तो बजट स्पीच, बजट लाने से पहले एक प्रोसेस है उसका, उसको लाने से पहले क्या दी जाती है, बजट एक स्पीच प्रेजेंट की जाती है,
उसके अंदर दो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो सुनना, पहला जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं बजट स्पीच का जो पार्ट ए है उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं मतलब सभी टेबल में बांट दिए जाते हैं लोकसभा के अंदर, और बताया जाता है कि यार ये हमारी प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है देश की, प्रेजेंट हालात ये चल रहे हैं, महंगाई का हालात ये चल रहे हैं, प्राइस लेवल ये चल रहा है, ये डिमांड का लेवल चल रहा है, ये जीडीपी का लेवल चल रहा है, ये सारी ज्ञान दिए जाते हैं प्रेजेंट। होता है ना, हम किसी को अस्पताल में देखने गए, अपने कोई दोस्त को बीमार पड़ा हुआ था तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन आके बताते हैं दोस्तों को, बोले यार अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, ये हालत है उसकी। तो वैसी देश की हालत बताई जाती है इसके अंदर, ठीक है, करंट हालत, द प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन प्लस, और क्या बताया जाता है, एस्टिमेट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर एलोकेशन, कि हम नेक्स्ट ईयर, मोटा मोटा बताया जाता है, मोटी मोटी बात बताई जाती है कि हम नेक्स्ट ईयर में कुछ ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, ये मतलब ये मेन मेन चीज थोड़ी सी बताई जाती है उस बजट स्पीच में, कि भाई हम ये यहाँ खर्चे करेंगे, वो वाला एयरपोर्ट्स बनाएंगे, 2-3 एयरपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, और उससे वो जो लिंकेज करेंगे रेलवे की लाइन को बढ़ाएंगे, ऐसे करके बातें बताई जाती है थोड़ी बहुत मोटा मोटा ऊपर ऊपर से, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एग्रीकल्चर में हम ये कुछ करने का सोच रहे हैं, और इंडस्ट्री में हम ये कुछ करने का सोच रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। क्लियर है उस स्पीच के फर्स्ट पार्ट में। पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी में गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी बनती है। अभी तक के ऊपर कहीं टैक्सेशन का अमाउंट की बात हुई नहीं हुई, सेकंड में होती है। पार्ट बी इज अबाउट द गवर्नमेंट टैक्स प्रपोजल्स, की हम स्लैब लाने वाले हैं, नई स्लैब में चेंज करेंगे, स्लैब चेंज होती है पता है सबको, अरे हर साल नया इनकम टैक्स का वो आता सिस्टम, तो बस वो टैक्सेशन पॉलिसी इज द पार्ट बी। पार्ट ए में क्या जाता है, करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देश में क्या चल रही है, क्या डिमांड का लेवल है, क्या सप्लाई का लेवल है, क्या आउटपुट चल रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, क्या जीडीपी चल रही है, ये सब बताया जाता है उसके अंदर, क्या हालात हैं देश के वो बताए जाते हैं, इन्फ्लेशन कितनी है, ये सब बताया जाता है। फिर और क्या बताया जाता है, हम कहाँ कहाँ खर्चे करने वाले हैं इस साल, मोटा मोटा वो बताया जाता है। अब खर्चे वहां आ गए तो इनकम यहाँ आएगी ना बी में, समझ आ गया। पार्ट बी रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट टैक्स प्रपोजल्स। क्लियर है, चलो अब सुनना, इसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। अब बजट क्या होता है पता है आपको, बजट एक्चुअली मैंने अभी तक ऑब्वियसली डेफिनेशन इसलिए कम बताई थी, समय समय के साथ बढ़ाऊंगा मैं। असली में बजट क्या होता है, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है हर साल, और उसके अंदर उस साल और अगले वाले साल का 2 साल का बनाया जाता है, ठीक। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर 3 चीजें होती है। कितनी चीजें, 3। सुनना, बजट में ऐसी चीज थोड़ी है रह रही कागज दे दिया है हो गया बजट, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन जाता है भाई साहब, भारी भरकम बन के। वो एक अभी आजकल तो टैबलेट होते हैं ना, टैब समझते हैं, आईपैड, आईपैड होता है वो आजकल तो उसमें जाता है वो, देखना कभी भी एक पहले होता था, क्योंकि पहले ये सब कुछ रिटर्न फॉर्म में जाता था, पहले यूं पूरी सी वो गठड़ी बनती, जैसे वो प्रेस के कपड़े जाते हैं ना अपने घर पे, प्रेस के कपड़े जाते हैं अपन सबके घर पे, अरे सब अपन वही है भाई तो सबके जाते हैं ना, तो बन के वो पूरा वो जाता है सिस्टम है, तो वैसे ही वो आता था पूरा रेड कलर के कपड़े में, बजट के सारे डॉक्यूमेंट्स आते थे। आजकल तो आईपैड के अंदर डाल देते हैं और आईपैड में लेके आती है वो ताई जी तुम्हारी निर्मला सीतारमन, वही तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वही संभाल रही है, वो लेकर के आती है, वो प्रेजेंट करती है, तो वो इट्स अ रेड रेड कलर का बैग होता है बढ़िया सा, छोटा, आजकल तो वो चल रहा है, नया माहौल बन गया ना आजकल हर चीज का, तो क्या टेक्नोलॉजी आ गई और ये सब आ गया। हाँ भाई, सो उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर 3 चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें बोलो मेरे साथ, देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो जो मेन बजट है वो जाता है, प्लस कंटिजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट, 3 चीजें होती है इसके अंदर। देखो कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, नाम लिख लेना, मैंने इसलिए बोला था कोई भी आपको कभी कभार रह जाए, मान लो क्या बोलते हैं इसको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। बोलिए 2 अकाउंट क्यों है, 2 फंड क्यों है, एक फंड होता है प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में, अरे एक फंड किसी कंट्रोल में होता है, अरे मोदी जी को भी तो कुछ देंगे, बोला यार प्रधानमंत्री तो मैं हूँ, जीत के तो मैं आया हूँ, सारा तुम ही रख लोगे क्या। ये कंटिजेंसी फंड किसको मिलता है, प्रेसिडेंट को। कौन है हमारी प्रेसिडेंट, रुको रुको रुको, हाँ जी, कौन है प्रेसिडेंट है, क्या
प्रेसिडेंट अपनी देश की निर्मला सीतारमण है। अरे यार तुम्हें क्यों बोल, और भी मतलब ऐसे आप भी नहीं करे पॉइंट बहुत सारे हैं ऐसे, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझ। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, समझ गए, करंट वाली प्रेसिडेंट है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है, योगी या मोदी? पक्का लॉक कर दे? सही जवाब। तो बात को समझिएगा, दो फंड होते हैं हमारे देश में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो किसके कंट्रोल का होता है? प्राइम मिनिस्टर के। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो किसी कंट्रोल का होता है? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और तो ये दो डॉक्यूमेंट जाएंगे, समझ गए। और साथ में पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? पब्लिक का अकाउंट होता है सर? नहीं, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं पब्लिक, ठीक है। उसी में से उसके खर्चे वर्चे जाते हैं, तो वो सब उसके अंदर है। क्लियर है सभी को? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स वगैरह वो उसके अंदर। समझ गए क्या? तीन होते हैं, ठीक। आगे बढ़े तो अब सुनना, वो बजट की जो गठड़ी जाती है, व्हाट डू कॉल इट, जो भी वो जाएगा, जो पूरा सारा सामान बजट के बजट एक्चुअली बहुत सारी चीजें जाती है भाई, समझ गए। तो बजट में सबसे पहले क्या जाएगा आपने बताया मैंने? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें, कौन कौन सी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद बजट में क्या डिस्कशन होता है उसका? डिमांड फॉर ग्रांट्स। अभी भेजा था ना राज्यों को, सभी को सजेशंस के लिए उनकी, तो वो उन्होंने भेजे होंगे ना रिक्वेस्ट अपनी कि हमको इतनी ग्रांट चाहिए, हमको इतनी मदद करो, हमको ये बनाना है, हमको वो बनाना है, राजस्थान में ये करना है, यूपी वाला वो भेजेगा, ऐसे करके भेजते हैं वो डिमांड फॉर ग्रांट्स। डीजी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। फिर फाइनेंस बिल क्या होता है? टैक्सेशन वाला बिल, बताया ना अभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ, इसके बाद एक एफआरबीएम एक्ट आई थी, क्या नाम है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फुल फॉर्म भी आते हैं बेटा, मैं एक नंबर के लिए बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट जो आई थी उसके अंदर 2002 में आई थी, जने किस में आई थी बहुत भूल जाता हूं मैं, लेकिन 2002 लगभग, वो अभी कोई जरूरत नहीं उसका नाम कब आई इसका नहीं पूछते, लेकिन फिर भी एफआरबीएम जो एक्ट आई, उस एक्ट में कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट भी जाएंगे। उस एक्ट में ये बताया गया कि ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, ये भी जाने चाहिए बजट में। तो कौन कौन से हैं सुनना? स्टेटमेंट्स एज पर एफआरबीएम एक्ट, नंबर 1, अरे बताया था ना, देश की करंट इकोनॉमिक हालत क्या चल रही है ये भी बताओगे हर साल बजट में। हर साल देश के सामने खड़े होके मोदी जी और उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो निर्मला सीतारमण है, उनको ये बताना होगा कि देश के क्या करंट हालात है। पहले आप ये बताओगे, बोला हम आगे के वादे तो बाद में करना, झूठे वादे, बोले पहले तो करंट हालात बताओ। ये किसने बोला उसको? कौन सी एक्ट ने? एफआरबीएम एक्ट। पहले क्या होता था आपको बताता हूँ, इस एक्ट के आने से पहले क्या था? आती थी सरकार जनता के सामने पार्लियामेंट के अंदर और बस वादे करना चालू हो जाते थे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसा ही पैसा इधर से आएगा, इधर जाएगा, माहौल बना देंगे, ठीक है, माहौल बना के चले जाते थे। लेकिन इनको फिर एफआरबीएम एक्ट आई, उसने बोला बोला सालों हमको भी पता है, प्रॉमिस कर करके भग लेते हो तुम इधर मजे मार के, और एक्चुअल हालत क्या हुई है, देश की करंट हालत है उसका ब्यौरा दो आप पूरा। समझ में आई मेरी बात? हर साल कि हमने ये पिछले साल बनाया था बजट, उसका भी बताओ। जैसे हर साल बच्चों का रिजल्ट आता है कि यार ये बच्चों ने मेहनत करी, उन्होंने टेस्ट दिया और ये रिजल्ट आया आउटकम, तो ऐसे ही अपना भी आउटकम बनेगा भाई साहब तुम्हारा, तुमने पिछले साल ये बोला था और उसमें से ये वादे पूरे हुए, ये नहीं हो पाए, तो ये हम इस बार करेंगे, ये बताना जरूरी है। अब कौन सी एक्ट ने बोला? एफआरबीएम एक्ट ने बोला सर, मैं एक तरीके से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, अकाउंटेबिलिटी, कि पिछले साल जो बनाया था बजट, जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, बताओ कि क्या हालत है करंट, कहां लगाया है नहीं लगाया पैसा, बोल तो देते लगाएंगे, लगता लगाया है या नहीं लगाया है बताओ।
आई बात समझ में? कितना लगाया, बोला था 600 करोड़ लगाओगे उस चीज के ऊपर, 600 लगे या नहीं लगे अभी तक? कहां तक वो काम प्रोग्रेस में पहुंचा बताओ? समझ में आया? थोड़ा बहुत तो डंडा किया गया है इनको, नहीं तो ये तो फ्री थे। बोला हाँ वादे करने में क्या जा रहा है, तो वादे ही तो है, करने निभाने थोड़ी होते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट ने क्या क्या बोला, याद रखना बेटा। सो एफआरबीएम एक्ट, अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट क्या क्या जाएगा, बजट में ही होता है ये, बजट स्पीच में मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बतानी पड़ेगी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म आने वाले 2-3 साल की फिस्कल पॉलिसी का बनाओगे तुम, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी तुम्हारी, कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा खर्च करोगे, आने वाले 2 साल का बजट बनता है। एंड साथ में क्या लगते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट के साथ में नहीं लगता क्या नोट्स टू अकाउंट्स, एनेक्सर, तो इसके साथ में भी लगता है बेटा। समझ में आई मेरी बात? बैलेंस शीट में तुम्हें क्या लगता है, वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स उतना सा ही होता है क्या, फिक्स्ड एसेट लिख दिया इतना लोग, फिक्स्ड एसेट की पूरी किताब खुलती है पीछे असली में। जो कंपनीज होती हैं, कभी जब रियल में ऑडिट करोगे तब पता लगेगा, फिक्स्ड एसेट को एक अमाउंट को नहीं बोलते, फिक्स्ड एसेट के पीछे पूरा एनेक्सर लगा होता है, किताब होती है, बोले इतनी सारी है फिक्स्ड एसेट्स। तो समझ में आ गई मेरी बात? ये है। सो फिर ये मामला रहता है, तो याद रखना भी है सबको, ठीक? आगे देखो, अब सुनना एक और बात आपको याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखो बेटा, जो जो संवैधानिक, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर वाला जो पद है, जो उनकी पोस्ट है, वो कैसे होती है, वो पार्लियामेंट्री पोजीशन है ना, इलेक्शन से उनको मिली है वो जगह, लेकिन जो एक राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। समझ में आया? तुमने कभी राष्ट्रपति की वोट में किया है तुमने वोट? नहीं। वो संवैधानिक पद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पद है। ऐसे ही जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये कोई चुने थोड़ी जा रहे हैं, इनके कोई वोट, ये जनता के द्वारा थोड़ी चुने गए हैं, ये क्या है, संवैधानिक पद होते हैं बेटा। इनकी जो, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये सब जो हाई कोर्ट के जजेस है, इनका जो पेमेंट है वो कहां से जाता है, ढंग से सुनना। So the emoluments, मतलब the benefits, the salaries, the remunerations of president and the Supreme Court judges are mentioned separately in the budget. उनका पैसा बजट से नहीं जाता, समझ में आई मेरी बात? उनको पैसा अलग से मिलता है, पहले ही उनको सेपरेटली, ये क्योंकि संवैधानिक पद है। समझ में आई मेरी बात? सो देयर इनको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इट इज शोन सेपरेटली इन द बजट, सेपरेटली, दुनिया से अलग। एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट, इनके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई और वोट नहीं होता। जो भी संवैधानिक पद है, कौन से वाले बोले, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। समझ गए संवैधानिक पद मतलब क्या होता है? सो दे आर टू बी स्पेंड फ्रॉम CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है इनका पैसा। समझ में आई मेरी बात? कहां से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? आगे बढ़े, बजट डिस्कशंस देखो। अब ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं, चलो मान लो बजट आ गया, प्रेजेंट हो गया लोकसभा के अंदर। अब हमेशा याद रखना, लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होती है, चर्चा भी होती है, डिस्कशन होता है और वोटिंग भी होती है। समझ में आया? और वो बिल फाइनेंस बिल आती है ना, बकायदा बिल की तरह आता है वो, तो बिल पास करवाना होता है विद मेजोरिटी, ठीक है जी। अब यही बिल यहां से पास होने के बाद जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा की जो सारे मेंबर्स हैं उसके, वो सिर्फ इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, इस पे वोटिंग नहीं करते, वो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। समझ में आई कि मेरी बात? अरे है ना, पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में फाइनेंस बिल जाता है पास, वहां पे डिस्कशन होता है, चर्चा की जाती है, फिर पास होता है वहां पे, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, मतलब होता है बेसिकली सेम टाइम पे। जैसे मान लो ये पीछे, ये तुम्हारी, अच्छा इधर वाली है लोकसभा, ये है राज्यसभा, मैं हूं वो निर्मला सीतारमन आई जी, मैं दोनों को दे दूंगा, बोले ले लो भाई ले लो। अब लोकसभा वाले तो चर्चा भी करेंगे, वोटिंग भी करेंगे, राज्यसभा वाले सिर्फ चर्चा में, क्लियर है? एंड दे हैव टू सेंड इट विद इन 14-20 डेज, जो भी है अभी बताऊंगा आपको, तो वो इनको भेजना होता है पास करा के। फिर तुम्हें तो पास करना ही पड़ेगा, तुम सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हो अपनी, तुम उस बिल को रोक नहीं सकते। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्योंकि तुमको राज्यसभा के अंदर कोई वोटिंग नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, चर्चा। अब सुनो, तो बजट डिस्कशंस किए जाते हैं, डिस्कशन ऑन जनरल बजट, पहले तो सभी बजट पे डिस्कशन होता है, ठीक है, सारी चीजों पे। वो जनरल बजट मतलब नॉर्मल जो बजट होता है, ये हमारे खर्चे हैं, रेवेन्यू वाले, कैपिटल वाले हैं, यहाँ से पैसा आएगा, ये है टैक्स कितना है, ये है वो है, ये उस पर डिस्कशन होता है।
उसके बाद जनरल बजट पे डिस्कशन होने के बाद किस पे डिस्कशन होगा? ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। सारे राज्यों ने जो मांगा है पैसा, तुमसे मदद मांगी है ग्रांट्स की, उस पे डिस्कशन होगा। ठीक है। अच्छा, वोटिंग ऑन दिस डिमांड फॉर ग्रांट्स, किसको कितनी ग्रांट देनी है। अब मान लो भाई राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पिछले साल ग्रांट ली थी 2000 करोड़, इस बार 500 और एक्स्ट्रा मांग रहा है, 2500 करोड़ मांग रहा है, तो क्या उसको वो देना है नहीं देना है? उसकी वोटिंग होती है बकायदा। कहाँ होगी? लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में कोई वोटिंग नहीं। ठीक है। सो वोटिंग होती है ग्रांट्स के ऊपर कि भाई देना ही नहीं देना यार, वो इतना मांग रहे हैं ऐसे ऐसे करके। फिर लोकसभा अगर चाहे तो वो ग्रांट्स को कट भी कर सकती है। बोले यार भजन लाल जी हमेशा पैसे ले जाते हो, काम कुछ करते नहीं हो, सही है, तो बोला तुम्हारा कट कर रहे हैं, 2000 करोड़ नहीं देंगे, पिछली बार वाला भी नहीं देंगे, 1000 आधा कर रहे हैं। तो लोकसभा कैन कट और रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है। तो चर्चा करके उसको कट भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। बोला यार इसको बंद करो यार, बोलो यार वो नाटक करता है यार, वो क्या नाम है वो बंगाल वाली, वो पागल औरत है, क्या नाम है उसका? अरे यार है ना वो, पोर बोल लोड बोल जीत को रे, मोमोता दीदी, है ना मोमोता दीदी। तो मोमोता है जो भी है, एक समय पे भाई मैं, वो क्या है थोड़ी थोड़ी पागल बाद में हुई वो, एंड शी वाज अ डेयरिंग लेडी। वो उस टाइम पे भाई वो पार्टी में तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं उसको, तो वो एक जमाना था जो एक वे इट वाज लेड बाय सम बड़ा नेता, उसकी मौत के बाद वो पूरी पार्टी संभाली, और बहुत डेयरिंग लेडी थी। मतलब क्या होता है पहले की पार्लियामेंट अगर आप देखोगे भाई, आज औरतों को काफी फ्रीडम है, पहले कहाँ थी आज, समझ लो। जो भी ये बनी है डेयरिंग तो दिखाई इन लोगों ने, जो भी है दम जिगर दिखाया लड़ने का। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब हर आदमी के इंसान के मैं ड्यूज पूरे देता हूँ भाई साहब, जो ड्यूज इज्जत बनती है उनकी, लेकिन फिर बाद में जो इसका थोड़ा सा दिमाग सनकी बना, वो बेवकूफी बनती चालू हुई अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, मोदी जी के आने के बाद। अब यार तुम भी तो चुन के आए हो, वो भी चुन के आया, रोक लो तो रोक सको तो रोक लो, जनता ने चुन के भेजा है, कौन सा रोक लेगा उसको? जनता ने ही चुना है ना, जबरदस्ती तो नहीं आए हैं। फिर समझ गए? तो चिढ़ने वाली क्या बात है उसमें, दुश्मनी की वो तो वही है, तो जो भी है। सो नहीं तो अदरवाइज बहुत बड़ा काम तो किया था उन्होंने, ऐसी बात नहीं, उस पार्टी को बड़ा बनाना बहुत बड़ी बात है भाई साहब, है ना। सो जो भी है, सो लोकसभा कैन कट और रिड्यूस। अब मान लो ममता दीदी मांग रही है, तो चाहे तो मोदी जी और वो लोकसभा वाले, क्योंकि उस मोदी जी की तो है वो मेजोरिटी, मोदी जी जो बोलेंगे वही होता है भाई, पार्लियामेंट जिसकी है वही तो है ना, प्रधानमंत्री की तो पार्टी चल रही है मेन, मेजोरिटी ज्यादा उसी की है ना। तो वो चाहे तो वो उसकी कट बिल्कुल खत्म भी कर सकता है, बोलो ममता का बंद करोगे भाई, दो ही मत वाली ग्रांट्स इसको, ठीक है, और उसको रिड्यूस भी कर, ठीक है जी। उसके बाद बजट इस फिर कौन लेके जाता है बजट? वैसे तो साथ में रहता है। बजट किस पे रखा जाता है? राज्यसभा के पटल पर। टेबल का मतलब वही तो होता है, राज्यसभा के पटल मतलब राज्यसभा में दिया जाता है। फिर राज्यसभा में डिस्कशन होता है, सिर्फ नो वोटिंग, नो वोटिंग, ठीक है, सिर्फ चर्चा होती है, चर्चा। क्लियर है किसी बात? आगे सुनना। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट जब ये बजट पे हो जाता है डिस्कशन वगैरह, ग्रांट्स वगैरह पे हो जाता है सब कुछ, फिर गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है? अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल, ये याद रखनी सारी बातें बेटा, कि वो जो पब्लिक अकाउंट बोला था ना मैंने, अरे गवर्नमेंट के 3 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने डॉक्यूमेंट जाते हैं? 3 जाते हैं, कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। तो वो जो पब्लिक अकाउंट है, अप्रोप्रिएशन बिल वो होता है बेसिकली। तो कैसे सरकार खर्चा करेगी, अप्रोप्रिएशन बिल अप्रोप्रिएट करेगी, तो अप्रोप्रिएशन बिल गिव्स द अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएशन बिल एक तरीके से क्या है, आप सरकार को ये अथॉरिटी दे रहे हो, बोला ये लो इससे खर्चा करना, अथॉरिटी देना, अटॉर्नी होता ना, पावर ऑफ अटॉर्नी सुना है आपने, किसी को हक देना, तो ये एक तरीके से वो होता है। सो अप्रोप्रिएशन बिल गिव्स द अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू मेक एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप उन्हें के अधिकार दे रहे हो, लो ये दो, ये तुम्हें दे रहे हैं हम अधिकार, इससे तुम खर्चा करो, ठीक है, अटॉर्नी देगी। अब सुनना, मोशन, अच्छा मैंने अभी बोला था, मान लो ममता दीदी से चिढ़ गए मोदी जी, बोले अरे ममता को कम करो, ये 5000 करोड़ नहीं देना, सिर्फ 2000 करोड़ दो, 3000 कट करो इसका, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो ये मांग रही है इसको कट करो। तो कट करने के लिए जो एक वो लाया जाता है, एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसको बोलते हैं कट मोशन। क्या बोलते हैं?
तो कट मोशन क्या होता है? डिमांड फॉर ग्रांट्स को कट करने के लिए जो मोशन लाया जा रहा है, जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसे बोलते हैं कट मोशन। क्वेश्चन है एग्जाम का, मोशंस फॉर रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर द ग्रांट्स आर मेड इन फॉर्म ऑफ कट मोशन। एग्जाम्पल चाहो तो लिख लेना भैया, मोदी जी कटिंग, मोदी जी कटिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ मोमुता, मोमोता सीएम। सही है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अप्रोप्रिएशन बिल के बाद क्या लाया जाता है? टैक्सेशन का बिल, फाइनेंस बिल। सो आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड, द फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन। बोला नाउ फाइनेंस बिल, और सुनना अब, फाइनेंस बिल को पास कराने के लिए द पार्लियामेंट हैज टू पास द बिल विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, विद इन 75 दिन ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। याद रखिएगा फाइनेंस बिल। अब ये एक और चीज होती है जिलोटीन। जिलोटीन क्या होता है? अरे कई बार होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास भी टाइम की कमी है, तो जैसे मैं सारी बातें कर लेता हूँ, अब लेकिन कई बार एक दो बच्चे सर डाउट डाउट डाउट, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा नहीं यार बेटा बात नहीं, यार बात नहीं, टाइम नहीं है, भाग जाता हूँ। तो मेरे पास भी तो टाइम की कमी है ना भाई। अब नहीं है, टाइम बड़ा कम हो रखा है, टाइम ऐसे चलता है। सो ऐसे ही पार्लियामेंट है। अब कई डिस्कशन रह जाते हैं, कई कई जो राज्य हैं उन बेचारों का नंबर नहीं आ पाता, वो चर्चा होती है, क्योंकि जानते हो तुम, चर्चा कम होती है, बहस ज्यादा होती है फालतू की। अरे पार्लियामेंट में भी तो बच्चों के जैसे लड़ते हैं, पार्लियामेंट में बच्चों के जैसे बच्चे क्या लड़ते हैं, पार्लियामेंट में लड़ते हैं, इसलिए तो मजा तो वहां आता है। पार्लियामेंट के सुनना का भी बिल वाले डिस्कशन, बड़ा मजा वो सुनने में मजा आएगा आपको। वो पोयम सुनाई जाती है और वो गाए जाते हैं, अरे और क्या, वो पूरा माहौल बनाया जाता है। सो अब लेकिन उस माहौल में कई बार मेन बातों की चर्चा, कुछ कुछ बातों की चर्चा रह जाती है। कुछ मान लो ये जम्मू कश्मीर के हैं या आंध्र प्रदेश के हैं या कोई पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, उनका चर्चा का रह गया, उनकी भी डिमांड फॉर ग्रांट्स थी, तो कई बार वो रह जाती है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो उसमें क्या होता है, फिर लास्ट में जो रह गई, जिन पे चर्चा नहीं हो पाई, उनको फटाफट से कंसिडरेशन में लिया जाता है। कोई चर्चा वर्चा नहीं होती, बोला सीधे वोटिंग कराओ जी भाई। हाँ, ये पौंडीचेरी वाले ने मांगे थे वोटिंग, यस से यस, नो हाथ खड़े करो, देनी है क्या, मेजोरिटी होती है, दे देते हैं। लास्ट में जिनको ले रहे हैं हम, सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं, कोई चर्चा वर्चा टाइम मिला ही नहीं करने के लिए, तो उसको बोलते हैं जिलोटीन आर। क्या बोलते हैं? जिलोटीन। कई बार उनको लगता है बोले यार ये तो छोटी मोटी सी चीज है, लास्ट में लेंगे, जिलोटीन आर बोलते हैं उसको, समझिए। सो व्हाट इज जिलोटीन? इट इज अ डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स इज पुट फॉर वोटिंग ओनली विद द स्पेसिफाइड टाइम। टाइम होता नहीं है तो डिस्कशन नहीं हो पाता है, तो डायरेक्टली उसमें वोटिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, कई बार रह जाता है, दो चार पांच चीजें छोटी छोटी रह गई, बोला डिस्कशन का समय नहीं, बोला डायरेक्ट वोटिंग कराएंगे लास्ट के अंदर, बोले यस और नो, मतलब जल्दी जल्दी निपटा देते हैं उसको। समझ में आया क्या? पक्का? ऐसा। नेक्स्ट, लोकसभा में जाने के बाद कौन सा बिल? फाइनेंस बिल की बात चल रही ना, अप्रोप्रिएशन बिल के बाद क्या जाता है? फाइनेंस बिल। आफ्टर द लोकसभा द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर वापस रिटर्न करना होता है। ठीक है, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। अच्छा, देखो लोकसभा जो है वो, उसमें ये हो सकता है कि भाई पास ना हो, मेजोरिटी नहीं हो पा रही, पास ही नहीं हो रहा भाई साहब, तो ये रोक सकते हैं बिल को, राज्यसभा नहीं रोक सकता, इनको देना ही देना है 14 दिन के अंदर। तभी तो वहां बोला कि फाइनेंस बिल लोकसभा में कितने दिन में पास हो जाना चाहिए? टोटल 75 दिन में पास हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए, क्योंकि कई बार नहीं भी होता है, मेजोरिटी नहीं हुई जी। अरे पहले की सरकारें कैसे बनती थी? जोड़ जुड़ा के, मतलब होता है ना, चिल्लर 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 जोड़ के, दो उधर की पार्टी से जोड़ लिए। मोदी जी क्यों कॉन्फिडेंस में आते हैं? बिकॉज ही हैज कम विद अ मैंडेट। मैंडेट का मतलब बोला बाहर में जाए सारे, किसी की जरूरत नहीं है, मेरी खुद के पार्टी की 350 सीट है। पहले वाले चुनाव में कितनी थी? 330। समझ में आ गई मेरी बात? 545 सीटें होती है, 545 में से 330 अगला खुद लेके आया था। सो ही हैड कम विद अ मैंडेट, विद दैट कॉन्फिडेंस, मतलब बाहर में जाए कोई मेजोरिटी मेरी ही है। ये एकदम पहले होता नहीं था, पहले जुड़ जुड़ा के बनते थे, चिल्लर विल्लर, बोला यार तुम भी आ जाओ ना पार्टी में, ऐसे क्या कर रहे हो? जैसे 5-5 6-6 जोड़ जोड़ के मेजोरिटी लाई जाती थी। गठबंधन की सरकारें होती थी, इसलिए बड़ी दबाव में रहती थी, किसी की बात नहीं मानी सरकार तोड़ देगा वो, अपने 5 MP लेके निकल लिया और तुम्हारी सरकार बिगड़ गई। प्राइम मिनिस्टर की सरकारें पहले नहीं सुना क्या आपने? एक एक साल में सरकारें टूट जाती थी। तो कैसे टूटती थी? क्योंकि जुड़ बनती ही जोड़ जोड़ के थी।
अब ये आ रहा है भाई, मेन डेट से आ रहा है, बिना डायरेक्ट किसी से डरता नहीं है, बाकी तो फिर चिढ़ेंगे ही ना, क्योंकि अब ये वो किसी की सुनेगा क्यों, फिर जब आ रहा है अपने कॉन्फिडेंस पे आ रहा है जो भी है, समझ गए। तो लोकसभा में तो 75 डेज में उसे पारित कराना होता है, वो रोक भी सकते हैं, नहीं हो सकता है ना भी हो, वहां पे पास नहीं हो, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के अंदर उनको क्या करना होता है, उसे या तो तुम्हें पसंद आया बढ़िया, नहीं आया तो भी उसको रिटर्न करोगे 14 दिन के अंदर विद योर रिकमेंडेशन। आगे बात समझना, पसंद आया तो पास करके भेज देना, और नहीं तो जो भी तुम्हें कमियां लग रही है वो रिकमेंडेशन लिख के भेज दो, लेकिन देना पड़ेगा 14 दिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन में बी एक्सेप्टेड। अब तुमने जो रिकमेंडेशन दी है ना, लोकसभा में वो वापस जाएगी भाई, बिल देखो तुम्हें पसंद नहीं आई मान लो कई बातें राज्यसभा में, तो वो वापस बिल जाएगा इधर। अब इधर जाएगा, ये चाहे इनकी इच्छा है तुम्हारी बातों को माने या नहीं माने, तुम ज्यादा जरूरी लोग नहीं हो, समझना ही मेरे को। तुम पुरानी गर्लफ्रेंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आगे क्या बात समझ, अरे बोलो भैया ऐसा। So recommendations may be accepted or rejected by the Lok Sabha. Since 17 and 18, the budget date has been advanced to 1 February 2017-18 से हमने डेट क्या कर रखी है बजट की, 1 फरवरी को लाएंगे। रेलवे का बजट अलग से आता है, रेलवे का बजट अलग से आता है, इट इज पहले आता था अलग से, बट नाउ इट इज मर्ज विद द जनरल बजट। पहले रेलवे का बजट अलग से बनता था, बिल्कुल सेपरेट। अरे आगे बात समझ में, ये सब पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन आपसे। ओ टाइम चल